अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन को। जो मैंने आपको पिछला वाला लेक्चर दिया था वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे था, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है ये मैंने आपको समझाया था उस लेक्चर में अच्छे से। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिकल्स इस पे लेके आई हूँ कि मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको जब हम देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसमें क्वेश्चन आता है तो वो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। या सिंपली मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन है, ठीक है। ये डिपिक्ट करता है वो एलिमेंट्स जो आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है ये हम सबको पता है, जो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी वही है, आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड को बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये है क्या, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें क्या एलिमेंट्स है, इसमें हमारा होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। तो मीन्स ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रैक्टिकल या एक एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे हमारी बैलेंस रहती है, ओके। तो चलिए देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ जो पे लिखा है, फर्स्ट मैंने लिखा है शाहिद स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ऑफ ₹8 लाख, ठीक है। देखो जब सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, ओके। और शाहिद जो है ये बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं और इन्होंने बिज़नेस में पैसे डाले हैं, दैट इज़ ₹8 लाख। तो अगर आपको याद होगा तो शाहिद यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है हमारा, ठीक है। शाहिद जो है ये ओनर बन जाएगा यहाँ पे। और ये जो इन्होंने पैसे डाले इस बिज़नेस में ये क्या बन जाएगा, इट्स अ कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो ओनर बिज़नेस में पैसे डालता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो अगर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करें, दैट इज़ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो देखते हैं कि ये जो मैंने ट्रांजैक्शन की है अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन से, ठीक है। देखो जी, मेरे पास सबसे पहला जो यहाँ पे एलिमेंट है दैट इज़ कैपिटल। तो बिजनेस में मेरे पास क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। तो मेरा जो कैपिटल है दैट इज़ ₹8 लाख आ गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओनर जो बिजनेस में पैसे डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो आपके पास कैपिटल आ गया ₹8 लाख। प्लस मैंने लिखा है नील, क्योंकि कोई लाइबिलिटी अराइज हुई यहाँ पे। ये कैपिटल लाइबिलिटी एसेट्स ये है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्ड पढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ट्रांजैक्शन में कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। लाइबिलिटी अगर हम देखेंगे कैपिटल भी लाइबिलिटी ही होती है, लेकिन इसमें इंटरनल लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है। एक्सटर्नल होता है जो आप आउटसाइडर्स को पे करते हो, इंटरनल मीन्स ओनर के रिलेटेड जो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लाइबिलिटी वर्ड है ना, इट्स फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं, जैसे बैंक हमारा हो गया, जैसे डिबेंचर होल्डर हमारा हो गया, ठीक है, जैसे हमारा क्रेडिटर हो गया, वो यहाँ पे आते हैं इस लाइबिलिटी में। तो ये जो यहाँ पे वर्ड एल यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि इसमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटी आती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बोलूँगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या पड़ रहा है, देखो कैपिटल तो आ रहा है बिजनेस में, हाँ जी ₹8 लाख, तो मैंने ₹8 लाख लिखा है। प्लस मैंने नील लिखा है क्योंकि कोई आउटसाइड लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा है ₹8 लाख, तो इसका मतलब आपके राइट हैंड साइड में भी ₹8 लाख आ रहे हैं, हाँ जी। कैसे आ रहे हैं, देखो कैश की फॉर्म में आ रहे हैं, कैश की फॉर्म में। ये जो बंदा है, ये जो शाहिद है, इसने बिजनेस में पैसे डाले हैं, तो डेफिनेटली आपकी जेब में कैश आ रहा है ना। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट, जिसमें मैंने आपको पढ़ा है, मैंने आपको बोला था हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। उसी के साथ उसमें क्रेडिट होता है और उसी में डेबिट भी होता है विद इक्वल अमाउंट। मीन्स जितना आप क्रेडिट लिखोगे उतना ही आप डेबिट भी लिखोगे और जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, बिजनेस में 2 चीज़ें मेरे पास आ रही है। एक तो मुझे कैपिटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरी इंटरनल लाइबिलिटी अराइज हो गई, ठीक है, क्योंकि ये ओनर का पैसा है तो ये लाइबिलिटी साइड से मुझे लिखना पड़ा। उसके साथ साथ आपके पास कैश भी आ रहा है क्योंकि ये बंदा दे क्या रहा है, मुझे कैश दे रहा है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही दैट इज ₹8 लाख प्लस नील इक्वल टू ₹8 लाख। ₹8 लाख क्या है, यहाँ पे कैश है और यहाँ पे ये कैपिटल है, ठीक है। ये जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसमें 2 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, इसमें 2 साइड इफेक्ट्स है या 2 साइड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो इसमें, यानी इसमें डेबिट भी है क्रेडिट भी है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल जर्नल एंट्री इसकी बताऊँगी, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मतलब
इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो शायद इसी पे आएगी जर्नल पे। यहाँ पे सिंपली समझा देती हूँ कि जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, एंट्रीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं फ़िलहाल के लिए मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ जर्नल एंट्री, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको मतलब जर्नल पे फोकस नहीं करना है, आप बस समझिए यहाँ पे। जैसे कि मेरे बिजनेस में कैश आया, मैंने लिखा कैश अकाउंट टू, और किसकी वजह से आया, कैपिटल की वजह से, ठीक है, यानी मिस्टर ए की शाहिद की वजह से आया है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैश भी है, डेबिट एंड क्रेडिट मेरा हो गया कैपिटल, तो वही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ये अकाउंट जर्नल एंट्री समझ में यहाँ पे नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप सिंपल याद रखिए कि बिजनेस में ओनर ने पैसे डाले और उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है, इंटरनल लाइबिलिटी, तो लिखना तो पड़ेगा ना इस चीज़ को, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन कैपिटल तो वो ला रहा है, लेकिन किस फॉर्म में उसने वो कैपिटल लाई है, कैश की फॉर्म में, तो बिजनेस में कैश भी तो आ रहा है ना, यानी दोनों चीज़ें हो रही है, आपकी लाइबिलिटी भी अराइज हो गई और यहाँ से आपकी एसेट भी अराइज हो गई। मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो 2 एलिमेंट्स पे असर डालती है, कुछ ऐसी होती है जो एक ही एलिमेंट पे असर डालेगी, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो तीनों एलिमेंट्स पे असर डालती है, लेकिन आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहती है, ओके। तो ये हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन था यहाँ पे कि शाहिद ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से, तो कैपिटल भी आ गई और हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी दैट इज 8 लाख प्लस नील इक्वल टू 8 लाख, ओके। होप सो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसका जो पहला जो मतलब यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे है, देखो नेक्स्ट में थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट जो है दैट इज परचेज्ड मशीनरी बाय कैश ₹2 लाख, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि आपने मशीनरी को खरीदा है 2 लाख रुपीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंसिडर करो खुद को, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज़ समझाई थी, जब भी आप किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हो या किसी चीज़ को देखते हो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करें उस चीज़ को, कि आप हमेशा खुद को कंसिडर करो कि मैं ये बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को देखते, तो यहाँ पर आप कंसिडर करो कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपने एक मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ तक इतना तो समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है कि हमने मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपीज़ में। नाउ अब हम देखते हैं ये जो मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखी है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। देखो मेरे पास जो ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये है 8 लाख प्लस नील इक्वल टू 8 लाख, जो हमने यहाँ से बनाई थी, ठीक है। ये तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन जो ये सेकंड वाली ट्रांजैक्शन मैंने की है इससे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ से कैपिटल से, क्या इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट है, क्या कहीं पे लिखा है कि ओनर ने और पैसे डाले या ओनर को मैंने इंटरेस्ट दे दिया, या ओनर, देखो ओनर की कोई बात ही नहीं हो रही है सेकंड ट्रांजैक्शन में, तो कैपिटल पे तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि कैपिटल ओनर के रिलेटेड है। अगर ओनर का कुछ होता तो हम यहाँ पे उसको ऐड करते, तो कैपिटल तो कुछ है ही नहीं, तो मीन्स कैपिटल में देखो मैंने यहाँ पे नील लिखा है, मीन्स कैपिटल को कुछ नहीं करना है, तो ये वही 8 लाख रुपीज़ रहेंगे कैपिटल, ओके। उसके बाद क्या कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है, आपने मशीनरी खरीदी, क्या मशीनरी खरीदने में आपको कोई लाइबिलिटी अराइज हुई? नहीं, क्योंकि आपने तो उस बंदे को पैसे दे दिए हैं ना, तो यहाँ पे तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। देखो लाइबिलिटी क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आप ऐसे समझो सिंपली, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मशीनरी खरीदी अपनी फ्रेंड से, मैंने उसको अभी पैसे नहीं दिए थे, मैंने उसको बोला बाद में दूंगी, तो यहाँ पे आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन आपका जो ये फ्रेंड है ये आपके लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, आपको उसको आगे पे तो करना पड़ता ना, तो लाइबिलिटी है। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है सेकंड, इसमें क्या हो रहा है, आपने मशीनरी तो खरीदी है लेकिन आपने कैश में दे दिया, मीन्स लाइबिलिटी पे भी कोई असर नहीं हो रहा है, कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ रिपीट कर दूँ कि जो मैंने एसेट्स कैपिटल लाइबिलिटी की डेफिनेशन समझाई थी उनको प्लीज़ एक बार रिवाइज करिए और एक बार अच्छे से उनको समझिए, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपको बहुत ईजी लगेगी फिर, ठीक है। तो देखो कैपिटल में नील मैंने लिखा है, लाइबिलिटी भी मैंने नील लिखा है। अब आते हैं कैश पे यानी एसेट्स पे, यहाँ पे आपने मशीनरी खरीदी है और कैश गया है, सिंपल सी बात है, मैंने पेन खरीदा, पेन के बदले मैंने उसको कैश दे दिया, यहाँ पे भी वही हुआ है, बिजनेसमैन ने मशीनरी खरीदी है और उसके बदले कैश दिया है। अब पहले चेक करते हैं मशीनरी बिजनेसमैन के लिए क्या है। मशीनरी बिजनेसमैन के लिए एसेट होती है और कैश भी बिजनेसमैन के लिए एसेट है, यानी ये दोनों चीज़ें एसेट है, यानी यहाँ पे ये वो ट्रांजैक्शन आ रही है जो एक ही एलिमेंट पे असर डाल रही है, दैट इज़ योर एसेट। तो इस चीज़ को आप लिखोगे कैसे, देखो
मेरे पास ऑलरेडी जो अवेलेबल कैश था दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। ठीक है, आपके पास कितना कैश था पहले ही अवेलेबल, यहाँ से मैंने देखा था तो 8 लाख रुपीज़ है। 8 लाख रुपीज़ में आपने माइनस करने हैं हमें 2 लाख रुपीज़, लेकिन यहाँ से ऐड करने पड़ेंगे 2 लाख रुपीज़, क्योंकि एक एसेट जा रही है दूसरी आ रही है ना, तो एक चीज़ माइनस करोगे दूसरी ऐड करोगे, लेकिन दोनों के दोनों एसेट्स है। तो वही मैंने भी यहाँ पे किया। मैंने क्या किया है, मैंने 8 लाख रुपीज़ को यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये मुझे माइनस लिखना था यहाँ पे, -2 लाख, और यहाँ से मैंने ऐड प्लस किया है मशीनरी को, क्योंकि मशीनरी भी तो आ गई मेरी बिजनेस में, राइट। तो अगर आप अब अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करोगे कि क्या ये बैलेंस्ड है अभी भी, तो हाँ, देखो कैसे 8 लाख रुपीज़ थे तो वापस 8 लाख रुपीज़ आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो आएगा। 8 लाख में से मैंने 2 लाख रुपीज़ खर्च कर दिए तो कितना रह गया, 6 लाख रुपीज़, लेकिन यहाँ से एक और एसेट मेरे पास आ गई 2 लाख रुपीज़। तो अगर आप देखोगे यहाँ से 8 लाख है, यहाँ से भी 8 लाख है, 6 + 2 = 8। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, ये रूल है, ये कभी भी इम्बैलेंस नहीं होगी, हमेशा बैलेंस होगी। बस आपको चीज़ों को लिखना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है। एसेट को मैं कैसे लिखूँ, देखो एसेट्स की बहुत सारी हेडिंग्स होती है, जैसे मेरे पास मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश है, डेटर है। तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं ना, तो हम इनकी हेडिंग्स में लिखते हैं, हम वहाँ पे लिखते हैं डेटर, मशीनरी, कैपिटल, सॉरी मशीनरी लिखते हैं, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो हमारी एसेट होती है। ओके, तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। मशीनरी भी मेरे लिए एसेट है, कैश भी एसेट, लेकिन मशीनरी मेरे बिजनेस में आ रही है तो ऐड करूँगी मैं उसको, प्लस कैश जा रहा है तो कैश माइनस करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल था 8 लाख रुपीज़, तो उसी में से माइनस हो जाएंगे 2 लाख रुपीज़, तो बच रहे हैं 6 लाख रुपीज़। होप सो कि ये सेकेंड वाली जो ट्रांजेक्शन है आपको समझ में आई होगी। तो चले थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो थर्ड वाली जो हमारी ट्रांजैक्शन है दैट इज़ परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड फॉर ₹3 लाख। बोल रहा है कि मैंने गुड्स खरीदे हैं मिस्टर जेड से क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे लेना। ठीक है, ये तो सबको समझ में आया होगा अब तक जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे कि क्रेडिट क्या है। यहाँ पे क्रेडिट सिंपली मतलब उधार पे लिए हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, देखो ऊपर भी मैंने परचेज ही किया था अभी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली ट्रांजैक्शन जो है, यहाँ पे भी तो आपने परचेज ही किया था ना मशीनरी, लेकिन यहाँ पे आपने कैश पेमेंट कर दी थी, यानी एक तरफ से आपने मशीनरी ले ली, दूसरी तरफ से इसको बंदे को कैश दे दिया था। अब जो ये थर्ड वाली ट्रांजैक्शन, यहाँ पे भी परचेज हो रही है, गुड्स हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम आपने कैश नहीं दिया, बल्कि इस टाइम मिस्टर जेड जो है इससे आपने क्रेडिट पे लिया है। अब हम देखते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि ये जो मिस्टर जेड है ये आपके लिए क्या बन जाता है, क्या ये आपके लिए एसेट बनेगी कि लाइबिलिटी। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर यू, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू कि आपको मिस्टर जेड को पैसे पे करने होंगे। और लाइबिलिटी में हमने यही पढ़ा था कि लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशंस होती है टुवर्ड्स आउटसाइडर। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मिस्टर जेड को पैसे करने पड़ेंगे पे, कितना 3 लाख रुपीज़। तो मिस्टर जेड जो है आपके लिए क्या बन जाता है, यहाँ पे ये आपके लिए बन जाता है लाइबिलिटी। तो मिस्टर जेड आपका क्रेडिटर बन जाता है और ये आपकी लाइबिलिटी होती है। इससे क्या होता है, देखो मेरे पास जो ट्रांजैक्शन है कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो कैपिटल ऑलरेडी मेरे पास 8 लाख रुपीज़ था, तो वही 8 लाख रुपीज़ आएगा। प्लस मैंने किया है 3 लाख रुपीज़। क्यों किया है यहाँ पे 3 लाख ऐड, क्योंकि एक लाइबिलिटी अराइज होगी है मिस्टर जेड की। ठीक है, मिस्टर जेड ये मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, तो यहाँ पे मिस्टर जेड मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में क्योंकि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है ना, तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ मैं ऐड कर दूँगी। ओके, इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ मेरा कैश था जो मुझे यहाँ से निकला था। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने 8 लाख को 2 लाख माइनस किया तो 6 लाख। अब जो ये वाली ट्रांजैक्शन है इसमें तो कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आपने गुड्स खरीदे लेकिन उसके बदले आपने कुछ दिया नहीं, उसके बदले कुछ नहीं दिया। हाँ, उसके बदले एक लाइबिलिटी अराइज हो गई जिसका मैंने यहाँ पे इफेक्ट दिखा दिया। कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो कैश वापस 6 लाख रुपीज़ आएंगे। ठीक है, क्या कोई मशीनरी पे असर पड़ा, क्या ये ट्रांजैक्शन की वजह से जो आपने ऊपर अभी मशीनरी खरीदी इस जगह पे उस पर कोई असर नहीं पड़ा, नहीं कोई असर नहीं पड़ा, तो मशीनरी वापस 2 लाख रुपीज़ आएगी। लेकिन हाँ,
अब क्या होगा, एक और एसेट मेरे पास आ रही है, दैट्स गुड्स। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएंगे एसेट्स में। गुड्स जो होते हैं ये भी मेरी एसेट ही होती है, करंट एसेट मैंने आपको समझाया था, ये करंट एसेट है। जैसे मेरा क्रेडिटर है, करंट लाइबिलिटी है ये, इसी तरीके से गुड्स मेरी करंट एसेट्स होती है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि करंट एसेट होनी, एसेट मीन्स सारी एसेट्स, फिर चाहे करंट हो, नॉन करंट हो, ऑपरेटिंग हो, ठीक है, फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट हो, टेंजिबल एसेट हो, सारी आई। इसी तरीके से लाइबिलिटी, शॉर्ट लाइबिलिटी हो, लॉन्ग हो, करंट हो, सारी लाइबिलिटी। इसी तरीके से कैपिटल। तो ये 3 एलिमेंट्स मुझे एडजस्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। होप सो आपको क्लियर हो रहा है कहाँ से आया है 8 लाख रुपीज़, पहले से ही थे। 3 लाख रुपीज़ क्यों ऐड करते, क्योंकि मिस्टर जड को पे करना पड़ेगा मुझे अब, तो मिस्टर जड मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, तो मिस्टर जड का नाम आएगा। कैश के साथ कुछ नहीं हो रहा इस टाइम, कैश वापस 6 लाख आएगा। मशीनरी के साथ कुछ नहीं आएगा, मशीनरी वापस 2 लाख। और जो मेरा एक और गुड ये एसेट मेरे पास आ गई दैट्स गुड्स, तो वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे इस ट्रांजैक्शन का, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटल बैलेंस्ड रहेगी। ओके, देखो 8, 9, 10, 11। ओके, अगर हम यहाँ से देखें 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, तो फिर से बैलेंस रह गई मेरी इक्वेशन। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, पेड कैश ऑफ ₹2 लाख टू मिस्टर जड। अब जो ये जड है जो यहाँ पे था, जिसको मैंने कितने पैसे देने हैं, टोटल में 3 लाख रुपीज़। तो 4th ट्रांजैक्शन में आपने इसको पैसे पे किया, और कितना पैसा पे किया है अभी 2 लाख, लेकिन देना कितना है 3 लाख, मीन्स अभी भी कुछ पैसे हैं जो मुझे इसको पे करने पड़ेंगे। तो फिलहाल देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का क्या असर होता है इक्वेशन पे। देखिए कैपिटल जो है, कैपिटल तो वही 8 लाख रुपीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मिस्टर जड जो है ना, अब ये मेरी बुक्स में 3 लाख रुपीज़ का नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस है। अगर आप एक बंदे को, आपको 3 लाख रुपीज़ पे करने थे, आपने उसको 2 लाख रुपीज़ पे कर दिए, तो अब आपकी बुक्स में वो कितने का रहेगा, तो 1 लाख रुपीज़ ही आएगा। यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी कि 1 लाख रुपीज़ कैसे आया। 1 लाख रुपीज़ को कैसे आया, मैंने 3 लाख को, ये जो 2 लाख रुपीज़ मैंने दे दिए इस बंदे को, मैंने माइनस कर दिए। अब मैं जो मिस्टर जड है उसको मुझे कितने पैसे देने हैं, ओनली 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या असर पड़ता है हमारी लाइबिलिटी एसेट साइड से। देखो एसेट साइड से मुझे सबसे पहले जो असर पड़ेगा कैश पे पड़ेगा, क्योंकि आप कैश दे रहे हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। अगर आपके पास 6 लाख रुपीज़ पहले कैश थे, उसमें से आपने 2 लाख रुपीज़ किसको दे दिए, मिस्टर जड को, तो डेफिनेटली आपके पास अब 4 लाख रुपीज़ ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे कैश है। मशीनरी वही वापस आएगी, कोई असर नहीं। इसी तरीके से गुड्स पे भी, इस ट्रांजैक्शन की वजह से गुड्स पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये वापस आएंगे ये गुड्स जो हमने ऑलरेडी ऊपर दिखाए थे। तो अगर आप देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि बंदे को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, ये इसके वजह से क्या होगा इक्वेशन में, नहीं, कॉमन सेंस है ये। एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी, इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी पता है बंदे को। अब वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप यहाँ पे मतलब ये जो प्रैक्टिकल्स आते हैं इक्वेशन पे आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे पेड रेंट इन कैश ऑफ ₹50,000। देखो आपने रेंट पे की है। अब मुझे आप एक बात बताओ, बिजनेसमैन रेंट पे कर रहा है, अगर ये रेंट को पे कर रहा है तो ये इसके लिए खर्चा बनेगा कि इनकम बनेगा, मीन्स एक्सपेंस बन रहा है कि इनकम बन रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये खर्चा बन रहा है। ठीक है, अगर आप रिसीव करते रेंट को देन फिर तो इनकम थी। ठीक है, अगर आप रेंट को क्या करते, रिसीव, फिर तो आपके लिए क्या थी, ये इनकम। लेकिन इस टाइम जो रेंट है ये क्या हो रही है, पे, तो आपके लिए क्या बन रहा है, एक्सपेंसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने रेंट दे दी, लेकिन कैसे दे दी, आपने कैश दे दिया उसको। ठीक है, यानी 2 चीज़ें हैं इस ट्रांजैक्शन में, एक तो एक्सपेंस है, दूसरा कैश है। अब देखते हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या असर पड़ता है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैपिटल पे मैंने चेंज दिखाई है। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से इसकी वजह से कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, मतलब क्यों कैपिटल पे असर पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, बिजनेस में आप प्रॉफिट्स कमाओ, आप लॉस में चले जाओ, आपके खर्चे होंगे, आपके इनकम्स होंगी, ये सारा ओनर का ही होता है, ये सारा ओनर के पैसे से ही निकालना पड़ेगा आप लोगों को। एंड ओनर इज़ द शाहिद, और शाहिद ने जो पैसे डाले थे उसी को तो हम कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेस में खर्चा हो रहा है तो कहाँ से निकालोगे ये खर्चा,
डेफिनेटली उसके अमाउंट से माइनस करोगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं बिजनेस में, इनकम आ रही है बिजनेस में, वो भी किसका है, वो भी ओनर का है, तो ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ये रेंट है ना, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, ये सारा का सारा ओनर के रिलेटेड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे इनकम हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सारा का सारा ओनर का ही है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, लास्ट में जो बचता है ना वो ओनर को ही मिलता है। इसी तरीके से जो खर्चे होंगे, जो इनकम होगा, जो बेनिफिट होगा, ये किसको मिलता है लास्ट में, ओनर को ही तो मिलता है ना ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ओनर के पैसे से ही ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। कौन कौन, एक्सपेंस भी, इनकम भी, प्रॉफिट भी एंड लॉस भी, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे कोई हेडिंग ही नहीं है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करोगे, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। एंड दिस कैपिटल, ये कैपिटल, इसी में ये चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी। क्या, इनकम भी, एक्सपेंस भी, प्रॉफिट भी एंड लॉस भी। अगर इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगा, अगर प्रॉफिट होगा उससे भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट कैपिटल डिक्रीज होगा, और अगर लॉसेस होगी उससे भी आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 7,50,000 लिखा है, ठीक है, क्योंकि 8 लाख रुपीज़ थे, ठीक है। 8 लाख में से आपने 50,000 को पे कर दिए रेंट, ठीक है। रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है ये माइनस करना होता है कैपिटल से, तो आपने कैपिटल को माइनस कर दिया 7,50,000। मिस्टर जड ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस टाइम मिस्टर जड के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ कैश गया है ना, मीन्स आपने रेंट तो दे दी, लेकिन किसके फॉर्म में दे दिए, कैश के फॉर्म में, तो कैश में भी से पैसे चले जाएंगे। 4 लाख था पहले कैश, उसमें से 50,000 माइनस कर दो तो 3,50,000 आएगा। मशीनरी वैसे की वैसी ही रहेगी, गुड्स भी वैसे के वैसे रहेंगे, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होल यहाँ पे है ये बैलेंस्ड रहेगी हमेशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, जो कैपिटल है ना, अगर कोई इनकम हो या एक्सपेंस हो या प्रॉफिट हो या लॉस, ये इसी में एडजस्ट करने होते हैं ये 4 चीज़ें। इनकम की वजह से ये ऐड होता है, यानी इंक्रीज़ होता है, इसी तरीके से प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज़ होता है, एक्सपेंस की वजह से ये डिक्रीज़ होता है, और लॉसेस की वजह से भी ये डिक्रीज़ होता है। इनकम, एक्सपेंस क्या है या प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। इनकम किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, या एक्सपेंस किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने बोला था एक्सपेंस वो चीज़ होती है जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इनकम क्या होती है, जो आप नॉर्मल ऑपरेशंस बिजनेस में करो वहाँ से जो पैसे आते हैं उसको हम इनकम कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट क्या होता है, जब आप कोई किसी चीज़ को एक्स्ट्रा में बेचते हो, राइट। जैसे मैंने गुड्स खरीदे थे 50,000 के, लेकिन 60,000 में बेचते, दैट्स योर प्रॉफिट, ओके। इसी तरीके से लॉस क्या होता है, 50 का खरीदा लेकिन 40 में ही सेल कर दे, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपके लॉस आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई, एक्सपेंस, इनकम क्या है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है, और उसी के बेसिस पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। होप सो आपको ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये समझ में आ गई होंगी। जहाँ तक मुझे मतलब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये लगता है मुझे कि जब बच्चा जर्नल पढ़ता है ना, जर्नल जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपको मतलब एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाती है अकाउंटिंग की, क्योंकि जर्नल में आपको रूल्स पढ़ने हैं। ये ट्रांजैक्शन में आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन से 2 चीज़ें छुपी है इसमें, मीन्स कौन से 2 एस्पेक्ट्स। देखो मैंने आपको यहाँ पे बोला इसमें रेंट है, इसमें कैश है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बंदे हैं उनको समझने मतलब उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि कैसे रेंट और कैश लिया इसने, क्यों नहीं पेड लिया, या यहाँ पे अगर आप देखोगे कैश एंड मिस्टर जेड लिया मैंने, ठीक है। कभी कभी ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसमें 2 एस्पेक्ट जो निकालने हैं मुझे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वो क्या है। जब हम जर्नल पढ़ेंगे ना ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, इनफैक्ट मुझे लगता है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। स्टिल मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा और आगे चलते 1-2 ट्रांजैक्शंस को और करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज़ कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़। आपने कैश निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ मैंने आपको बोला था, मीन्स ये जो लिखा ना कैश विथड्रू फॉर पर्सनल, इसका मतलब है ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आपको याद होगा मैंने उसको बोला था, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग्स है यहाँ पे, यानी जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, तो उसको उस टाइम ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब देखते हैं ओनर ने किया क्या है। ओनर ने पैसे निकाले हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब
इस चीज़ से क्या असर पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे? डेफिनेटली सबसे पहले इसका कैपिटल कम करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर इसके हमारे बिजनेस में इसका 7,50,000 था कैपिटल, उसमें से इसने पहले तो 50,000 निकाल दिए, तो कैपिटल तो माइनस होगी ही। तो आपका कैपिटल कितना बचेगा? 7 लाख रुपीज़। मिस्टर ज़ेड पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। लाइबिलिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो 1 लाख रुपीज़ वापस आएगा। लेकिन हाँ, क्या जा रहा है, आपने कैपिटल तो माइनस कर दी, लेकिन ये जो क्या निकाला है बिजनेस से, कैश निकाला है, इस लिखा है यहाँ पे कैश। गुड्स भी निकालते हैं ये लोग, ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। गुड्स भी निकाल सकते हो, कैश भी निकाल, तो यहाँ पे कैश गया है। तो क्या बिजनेस में कैश आया है कि गया है? गया है, तो मीन्स आपको कैश में से ये माइनस करने पड़ेंगे। तो आपका कैश कितना बच रहा है? 3 लाख रुपीज़, क्योंकि अभी था 3,50,000। मशीनरी पे कोई असर नहीं, गुड्स पे कोई असर नहीं, तो ये सारी ट्रांजैक्शन ऐसी की ऐसी रहे। और अगर आप देखोगे ये बैलेंस्ड है। देखो कैपिटल आपके पास अब 7 लाख रुपीज़ रहा, मिस्टर जेड वैसा का वैसा, लेकिन कैश 3 लाख रुपीज़ हो गई। मशीनरी एंड दिस इन दिस वही रहेगा, ठीक है। तो आपकी अकाउंट इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़ कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में डालते हैं। उसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। हाँ, इट्स नॉट 20,000, इट्स 2 लाख। ओके, इट्स 2 लाख। 1 मिनट, इट्स 2 लाख। गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख कॉस्टिंग 1,50,000 फॉर कैश। देखो क्या बोल रहा है, आपने गुड्स को सेल किया है 2 लाख रुपीज़ में, मीन्स आपने सेल की है, आपने गुड्स बेचे हैं 2 लाख रुपीज़ में। और कैसे बेचे हैं? सेल मतलब कैश में बेचे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उधार पे सेल किए, नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट में इसने दिया है कि हमने कैश में सेल की है। मैंने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं वो कैश में, मीन्स मैंने यहाँ से प्रोडक्ट दिया, उसने मुझे वहाँ से कैश दे दिया है। ओके, अब हम देखते हैं हुआ क्या है। गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख, आपने सेल की है 2 लाख रुपीज़ की। ओके, कॉस्टिंग 1,50,000। देखो, आपको पता है, आप पहले गुड्स बनाते हो या किसी से खरीदते हो। कॉस्टिंग का मतलब होता है जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को खरीदा था। आपने गुड्स खरीदे थे 1,50,000 के, और उन्हीं गुड्स को आपने सेल किया। कॉस्टिंग का मतलब होता है जिस वैल्यू पे ये आपने बनाए होंगे, जिनको हम बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कितने पे ये रेडी हुआ है ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस में, या कितने पे आपने ये खरीदा था। दो ही चीज़ें होती है बिजनेस में, या तो आप खुद बनाओगे प्रोडक्ट को, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग, या तो आप पहले किसी एक बंदे से खरीदते हो रेडीमेड और फिर बाद में उसी को बेचते हो, ठीक है। अब दोनों में से ये एक कोई भी केस हो सकता है। मान लो आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप सेल करो ये 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा इट इज़ 2 लाख, यहाँ पे 1 0 मिसिंग है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने जो गुड्स 2 लाख रुपीज़ के सेल के, लेकिन आपने पहले खरीदे कितने के थे? ये 1,50,000 के। तो आप ही मुझे बताओ आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख का आपने, तो डेफिनेटली आपको 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। 3 चीज़ें हैं। पहले गुड्स की कॉस्ट दी गई है 1,50,000, मीन्स जो बिजनेस से गुड्स गए हैं, जो मैंने सेल की है, या गुड्स जो गए हैं उनका जो वैल्यू है ना, दैट इज़ 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन सेल कितने की हुई है, पैसा कितना आया है बिजनेस में? 2 लाख रुपीज़, और उसके साथ साथ कुछ फ़ायदा हुआ है 50,000 का। 3 चीज़ें हैं इस ट्रांजैक्शन में। अब देखो इस चीज़ को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे डालेंगे। देखो जी, 7,50,000 को मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे 50,000। कहाँ से आया 50,000? प्रॉफिट है ये। आपने 1,50,000 के गुड्स को 2,50,000 में बेचा है, सॉरी 2 लाख में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट आएगा? 50,000। और अभी मैं आपको समझा रही थी कि चाहे प्रॉफिट हो बिजनेस में, चाहे लॉस हो, इनकम हो, गेन हो, ये ओनर का ही होता है सारा का सारा। तो प्रॉफिट आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्या उसकी वजह से आपका पैसा कम होगा कि बढ़ेगा? तो डेफिनेटली बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। मीन्स 7,50,000 को मैंने 50,000 रुपीज़ ऐड कर दिए। और ये 50,000 कहाँ से आए? ये जो मैंने सेल की है ये यही से आए हैं। 2 लाख रुपीज़ को मैंने माइनस किया 1,50,000, ठीक है। ये 1,50,000 क्या है? ये कॉस्टिंग है,
ठीक है, यानी जिस पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है या जितने पे आपने खरीदा था। ये कॉमन सेंस है, एक बिजनेस में जितने पे प्रोडक्ट खरीदता है उतने में उसको नहीं बेचता है, उससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू पे, ताकि उसको थोड़ी प्रॉफिट मिल जाए। अदरवाइज उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो। अगर मैं 150 का खरीद रहा हूँ और 150 में ही बेच रहा हूँ तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। या अगर मेरा प्रोडक्ट 150 का रेडी हो रहा है और मैं उसको 150 में ही सेल करूँगा तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये जो 150 जिस पे आपका प्रोडक्ट रेडी होता है या जिस पे आप इसको खरीदते हो, ये कॉस्ट कहलाता है। लेकिन जब आप कॉस्ट को प्रॉफिट ऐड करते हो ना, वो आपका सेल प्राइस बन जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्टिंग में यही, कॉस्ट प्राइस में यही डिफरेंट है। सेलिंग प्राइस में आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे खाली कॉस्ट होता है, प्रॉफिट नहीं होता है ऐड हमारा। ठीक है, तो ये वही है, आपकी कॉस्ट 1,50,000 है लेकिन सेल हुई है 2 लाख रुपीज़ में, तो 50,000 का बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। और ये जो बेनिफिट है किसको जाएगा? ओनर को। तो यहाँ पे उसी को ऐड किया है। मिस्टर ज़ाड को कुछ नहीं हो रहा है तो ये तो सीधे आएगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ज़ाड का कुछ है ही नहीं। मेरे पास अब कैश आया है, क्योंकि कैश सेल है ना, लिखा है यहाँ पे कैश सेल, मीन्स ये जो 2 लाख रुपीज़ है ये कैश लिए है आपने, आपके हाथ में पैसे आए हैं। और आपको देखना पड़ेगा कितना पैसा आपने रिसीव किया है। आपने 2 लाख रुपीज़ रिसीव किए हैं, तो ये 2 लाख आपको ऐड करने पड़ेंगे कैश में। ठीक है, मशीनरी से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मेरे जो गुड्स थे उन पे असर पड़ रहा है। अब मेरे पास जो गुड्स थे वो 3 लाख रुपीज़ के थे। ठीक है, मुझे याद है 3 लाख रुपीज़ के थे गुड्स। एक सेकंड में देख लेती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, देखो 3 लाख रुपीज़ के मेरे पास गुड्स है। यहाँ पे देखिए आप, 3 लाख के हैं। 3 लाख में से आपने कितने सेल कर दिए? 1,50,000। सेल का मतलब चले गए गुड्स आपके बिजनेस में से। ठीक है, आपने किसी और बंदे को बेच दिए। तो 3 लाख में से आपने 1,50,000 माइनस किया तो बचा कितना? 1,50,000। देखो तीनों ट्रांजैक्शंस मैंने दिखा दी कैसे। प्रॉफिट को मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, क्योंकि ये ऐड ही करना है, प्रॉफिट आ रहा है और ओनर का होता है प्रॉफिट, उसी को हम दे देंगे, तो ऐड किया। मिस्टर ज़ाड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन में। कैश पे असर पड़ रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपीज़ आपके हाथ में आ रहे हैं तो वो ऐड करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ गुड्स पे भी असर पड़ रहा है, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं बिजनेस के। कितने के वैल्यू थे गुड्स? 1,50,000, तो उतना ही मैं माइनस करूँगी। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 2 लाख रुपीज़ था तो 2 लाख तो आपने कैश में रिसीव किया, लेकिन गुड्स का वैल्यू तो 1,50,000 ही था, तो उसी उतना ही माइनस करेंगे। तो 1,50,000 तो बचा कितना? 1,50,000। तो अगर आप ये सारी ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ तक चेक करोगे ये बैलेंस्ड होगी। ओके, नेक्स्ट जो है, जो हमारी आई थिंक लास्ट वाली बनेगी यहाँ पे। देखो जी, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था ना वो यही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। देखो गुड्स कॉस्टिंग फिर से बोल रहा है, कॉस्ट कितनी है गुड्स की? 1 लाख रुपीज़ की। सेल कितने में किए हैं आपने? 80,000 में, ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए। देखो तो क्या हो रहा है, मैंने गुड्स सेल किए हैं और जो गुड्स मैंने सेल किए थे उनकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़, यानी वो प्रिपेयर वो मैन्युफैक्चर जब मैंने किए थे तो मुझे कॉस्ट लगी थी 1 लाख रुपीज़ की। लेकिन जब मैंने उनको सेल किया मैंने 80,000 में ही सेल कर दिया। तो पहले तो मुझे यही समझना चाहिए कि मुझे लॉस आ रहा है। जो चीज़ मुझे बनाने में 1 लाख रुपीज़ लग गए, उसी चीज़ को जब मैंने सेल किया मैंने उसको 80,000 में ही सेल कर दिया। तो उस डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपको 20,000 का लॉस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, 20,000 का लॉस है। और ये चीज़ यहीं पे आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि लॉस है तो किसको माइनस करोगे आप? सीधी सी बात है, ओनर को माइनस करोगे, क्योंकि अभी जब ऊपर प्रॉफिट आया था इसी को तो ऐड किया था आप लोगों ने। अब लॉस आ रहा है, ये भी इसी को बियर करना पड़ेगा, ओनर को ही। तो ये 20,000 आप इसी को माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये जो मैंने सेल की है ये क्या आपने इसके बदले में कैश लिया? क्या कहीं पे लिखा है मैंने क्या? इसने लिखा है क्रेडिट पे सेल हुई है। किसको? मिस्टर ए को। मीन्स मैंने गुड्स तो सेल कर दिए मिस्टर ए को, लेकिन मिस्टर ए ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मिस्टर ए मेरे लिए डेटर बन जाता है, एंड डेटर इज़ योर एसेट। मिस्टर ए मेरे लिए क्या बन जाता है? डेटर। और डेटर क्या है आपके लिए? एसेट है। ठीक है, तो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का असर। देखो सबसे पहले कैपिटल को मैंने माइनस किया है 20,000, तो मेरा जो नेट फिगर निकल के आ रहा है दैट इज़ 7,30,000। क्यों 20,000? क्योंकि लॉस आया था तो इसलिए। मिस्टर ज़ाड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे कैश पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। 1 सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे जो है ना कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने कैश को ऐड किया था, क्योंकि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में लिखा था हमने कैश सेल्स किए, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्रेडिट में है ये।
तो यहाँ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा कैश पे, तो 5 लाख थे ऊपर भी, यहाँ पे भी 5 लाख है। ओके, मशीनरी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, गुड्स जो आपके पास बचे थे 1,50,000 के, यहाँ पे 1 लिखना भूल गए हैं, 1,50,000 उनमें से आपने कितने के सेल किए हैं, 1 लाख रुपीज़ की, तो बचा कितना यहाँ पे, अच्छा मैंने वैसे लिखा है तो ये ठीक है फिर यहाँ पे, एक सेकेंड, तो बचा कितना यहाँ पे 50,000। और उसके अलावा आपके पास एक और एसेट आ गई मिस्टर ए की, और कितने की एसेट आ गई 80,000, क्योंकि मिस्टर ए आपको खाली 80,000 रुपीज़ ही देगा, क्योंकि उसको तो सेल 80,000 में ही हुई थी। ओके, फिर से समझाती हूँ। देखो 20,000 मेरा लॉस आ रहा है, तो ये कैपिटल में से मैं माइनस करूँगी, और जो बच रहा है कैपिटल दैट इज 7,30,000। 7,50,000 में से माइनस करो आप 20,000, तो बचेगा कितना, 7,30,000। मिस्टर जेड 1 लाख का था तो 1 लाख का ही आएगा। कैश मेरा बच रहा था 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख है, क्योंकि कैश पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मशीनरी मेरी 2 लाख रुपीज़ की थी, तो 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब जो मेरा स्टॉक था, स्टॉक या जिसको हम गुड्स बोलते हैं, स्टॉक गुड्स मेरे पास अवेलेबल थे 1,50,000 के, ठीक है, लेकिन उसमें से आपने सेल किए हैं ना 1 लाख, तो इसका मतलब अब बचा कितना आपके पास, खाली 50,000। लेकिन उसके अलावा एक और एसेट मेरे बिजनेस में आ गई, क्योंकि मिस्टर ए मेरा डेटर बन रहा है, ये मेरी एसेट है, तो मिस्टर ए को भी मुझे लिखना पड़ेगा 80,000। तो इस तरीके से इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने डाला है, तो अगर आप चेक करोगे ये बैलेंस्ड ही है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट यहाँ पे है दैट इज पेड कैश ऑफ ₹70,000 टू मिस्टर जेड। हाँ जी, अब आ रही है मिस्टर जेड की बारी। देखो कैपिटल पे अब कोई असर नहीं है, तो कैपिटल तो वही रहेगा। मिस्टर जेड जिसको मुझे कितने पैसे देने थे, 1 लाख रुपीज़, उसको मैंने कितना पे किया है यहाँ पे 70,000, तो बचेगा कितना 30,000, इसीलिए मैंने यहाँ पे 30,000 लिखा है। कैश जा रहा है, हाँ डेफिनेटली कैश जा रहा है। अरे आपने मिस्टर जेड को कैश दिया है, तो डेफिनेटली कैश में से तो वो पैसा माइनस करोगे ना, इसीलिए तो मिस्टर जेड यहाँ पे 30,000 आ रहा है, और कैश मेरा 4,30,000 आ रहा है। मशीनरी 2 लाख की थी, तो 2 लाख की है। गुड्स बचे थे ऊपर 50,000 के, तो 50,000, और डेटर आ गया था 8 लाख रुपीज़ का, तो 8 लाख रुपीज़ ही है। ओके, देखो यहाँ पे कैपिटल कितना बचा था, नेट फिगर 7,30,000, तो 7,30,000। आपका मिस्टर जेड डेट जो क्रेडिटर है उसको कितने पैसे देने थे, 1 लाख, लेकिन उसमें से आपने कितने पे कर दिए 70,000, तो बचा कितना 30,000 लिखा है मैंने। कैश मेरे पास 5 लाख थे, लेकिन 5 लाख में से आपने 7,000 रुपीज़ 70,000 रुपीज़ किसको दे दिए, मिस्टर जेड को, तो बचा कितना 4,30,000। मशीनरी 2 लाख रुपीज़ थी, तो वापस 2 लाख, क्योंकि कोई असर नहीं है मशीनरी पे। गुड्स मेरे पास बचे थे 50,000, तो 50,000, और डेटर मेरे पास आ गया था 80,000, तो 80,000। तो दिस इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज ओनर के रिलेटेड एक और लिखा है यहाँ पे, ओनर पेड ₹10,000 टू मिस्टर जेड फ्रॉम पर्सनल कैश। अब देखो मिस्टर जेड को मुझे अभी भी कितना देना है, 30,000 रुपीज़ देना है कि नहीं। बोल रहा है कि ओनर जो है ना, इसने मेरे बदले ये लाइबिलिटी पे की। देखो लाइबिलिटी ओनर को पे नहीं करनी थी, लाइबिलिटी पे करनी थी बिजनेस को, ठीक है, जो मेरा बिजनेसमैन है या जो मेरी बिजनेस है उसको पे करनी थी, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, होप सो आपको याद होगा, तो ये उसी बेसिस पे चल रहा है यहाँ पे। लाइबिलिटी मान लो इस तरीके से आप मुझे पे करनी है लाइबिलिटी, ठीक है, मेरा एक कर्जा है, मुझे मिस्टर जेड को पैसे देने थे 30,000 रुपीज़, और मेरे बदले मुझे वो मेरे फ्रेंड ने पे कर दिए, ठीक है। ओनर ने जो है ना, इसने 10,000 रुपीज़ मिस्टर जेड को तो दे दिए, लेकिन इसने पर्सनल कैसे, मीन्स ये जो ओनर है ना, इसने घर से पैसे लाए। हालांकि ओनर का बिजनेस में भी पैसा है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे लाए, जो इसका अपना अलग अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट नहीं, आपका अलग अकाउंट है, वहाँ से इसने 10,000 रुपीज़ लाए और मिस्टर जेड को दे दिए। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मिस्टर जेड जो है ना, लाइबिलिटी कम हो गई होगी डेफिनेटली। देखो यहाँ पे 20,000 ही आ रहा है आप, क्योंकि 30,000 में से आपने 10,000 पे कर दिए, तो अब बचा कितना मिस्टर जेड का 20,000। लेकिन इस ट्रांजैक्शन का एक और इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे। आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, मेरा फ्रेंड है मिस्टर ए, ठीक है, मुझे उसको देने थे 10,000 रुपीज़, ओके, तो ये तो मैंने लिख के रखा था, हाँ जी मुझे मेरा क्लोज फ्रेंड है, इसको मुझे 10,000 रुपीज़ देने हैं। एक और फ्रेंड है मेरा मिस्टर बी, इसको भी मुझे देने हैं मान लो 20,000 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये मैं हूँ। देखो इसको मुझे देने हैं 10,000, इसको मुझे देने हैं 20,000, ओके। अब जो ये मिस्टर ए है ना, इसने ये 20,000 पे कर दे इसको, किसको, बी को, मेरे बदले,
यानी मेरे बदले किसने पैसे पे कर दिए, ए ने। बी को कितना, 20,000, ओके, 20,000 रुपीज़। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपनी बुक्स में जो ये मिस्टर बी है जिसमें मैंने लिखा था मैं इसको 20,000 मुझे पेमेंट का, सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि अब मुझे मिस्टर बी को 20,000 नहीं देने हैं। क्यों, क्योंकि वो मिस्टर ए ने पे कर दिए हैं। लेकिन हाँ, मिस्टर ए जो है, जो मेरी बुक्स में 10,000 थे अब तक, अब इसमें और मुझे ऐड करना पड़ेगा 20,000, क्योंकि मुझे अब मिस्टर ए को ओनली 10,000 नहीं बल्कि 20,000 और पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ 30,000 मुझे इसको देना पड़ेगा। ठीक है, पहले 10 थे, उसके बाद एक और अराइज हो जाएगा 20,000, वो भी पे करने पर, तो मीन्स अब जो इसको पैसे पे करने हैं दैट इज़ 30,000। सेम यहाँ पे भी है। ओनर का ऑलरेडी मेरे पास कितना पैसा था, 7,40,000। अब इसने मेरे बदले 10,000 रुपीज़ और पे कर दिए। सॉरी, ओनर का जो ऑलरेडी पैसा था दैट इज़ 7,30,000। अब इसने और पैसे पे कर दिए 10,000, तो अब ओनर को मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 7,40,000, है कि नहीं। जिस तरीके से मुझे मिस्टर ए को अब 30,000 पे करने हैं, इसी तरीके से ओनर को मुझे अब कितना पे करना पड़ेगा, 7,40,000, क्योंकि इसने पर्सनल कैश से ये चीज़ें दी है। अगर बिजनेस अकाउंट से लेता तो फिर तो अलग बात है, लेकिन इसने पर्सनल कैश लिखा है ना, इसने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाले हैं। इसका मतलब है मिस्टर जो मेरा ओनर है शाहिद, उसको पहले तो मुझे ऑलरेडी उसके कितने थे, 7,30,000। उसके बाद इसने ये 10,000 भी पे कर दे, तो अब कितना मुझे पे करना पड़ेगा ओनर को, 7,40,000। हाँ, लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा मिस्टर जड़ पे। मिस्टर जड़ जो था, जिसको मुझे 30,000 देने था, अब उसको मुझे 20,000 ही देने पड़ेंगे। आपका कैश वही था यहाँ पे भी, आपका यहाँ पे भी मशीनरी वही है, आपके गुड्स जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे भी है, और आपका एसेट जो है वो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला साइड इस टाइम इफेक्ट नहीं हो रहा है, खाली ये दो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो अगर आप चेक करो कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो मैंने आपको करवाए। आई होप कि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे बता सकते हो। एंड फॉर MCQs यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। तो जो मेरी चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।